Okay, so now let's start pre-December FR का mock, section C. So, पहला क्वेश्चन तो है टोटली थ्योरी बेस्ड. सो आई एक्सपेक्ट यू गाइस टू पार्टिसिपेट एंड लाइक जो भी इसका पॉसिबल आंसर आपको मिले, लाइक श्रुति 2 मिनट आप लाइक शांत रहना. आई नो दैट आपको पता होगा इसका एरिया. सो बट दैट्स वाई मुस्कान एंड अनन्या, आप लोगों से मैं एक्सपेक्ट करूंगी दैट यू गाइज आर, मानसी, दैट यस यू गाइज आर गिविंग मी आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन. So now, how explain how the discovery of the following inventory defects would affect the financial statement of M company for the year ended this. तो अब देखो मेरे सामने क्या है, हम क्वेश्चन देखते हैं. The following scenario relates to three requirements. I have three requirements. M company has prepared draft trial balance इतना, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जिसमें ये सब कुछ मेरे पास है. इन्होंने बोला कि इन्वेंट्री डिफेक्ट. तो मैं पहले यहाँ पर जाऊंगी, जिसके बारे में बात हो रही है ना, जिस क्वेश्चन में, वही बात करो, अपना टाइम वेस्ट मत करो. देन आफ्टर दैट 8620 यहाँ पर हमें दिख गया. हम नीचे जाएंगे. उसके बाद देखा, इन्होंने नोट 4 बोला था, मैं डायरेक्टली नोट 4 पे गई. So in February, prior to financial statement being authorized for issue, M company determined that some of its inventory produced in December 2008 had manufacturing defects. So देखो हमने देखा फेब में, कब देखा, फेब में, कि जो इन्वेंट्री बनी थी लाइक दिसंबर में, उसमें कुछ डिफेक्ट्स हैं. Taking this into account, the total net realizable value at 31st December 2008, right, अब डिटरमिन टू बी इतना, एंड नन ऑफ द इन्वेंट्री हैव बीन सोल्ड. अब 2 मिनट शांति से सोचो दैट लाइक कि ये कौन सा स्टैंडर्ड है. एनआरवी. एनआरवी में समझी नहीं मुस्कान, व्हाट यू आर ट्राइंग टू से. मैम IS2। IS2, ओके. इन्वेंट्री की चलो बात मैंने मान लिया, IS2 है. देन उसके अलावा और भी कुछ इसमें है. वो मैम अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, IS8 अकाउंटिंग। फरवरी में मुझे पता चला मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑथराइज फॉर इशू हो गई हैं, एंड वो लाइक इन्वेंट्री जो है, वो इन्वेंट्री में कुछ डिफेक्ट्स हैं, एंड इन्वेंट्री जो है वो मेरी 31st December 2008 से रिलेटेड है, एंड अब नेक्स्ट साल आ चुका है. एक्सप्लेन हाउ द डिस्कवरी ऑफ इन्वेंट्री डिफेक्ट वुड अफेक्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एम. यस. मैम इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। यस, अलोंग विद इन्वेंट्री का ट्रीटमेंट भी, नो डाउट. अब बताओ क्या होगा, अब ध्यान से देखो. ध्यान से देखो, सोचो. मैम लाइक दिस इज द एडजस्टिंग इवेंट। हम्म. एंड मतलब NRV जो है 6 मिलियन पे है हमारा। हम्म.
सो आई गेस वो हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। यस। सो बेसिकली मेरा इन्वेंट्री कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर पे होना चाहिए था इन्वेंट्री के अकॉर्डिंगली, ये मुझे बाद में पता चला। सो आई शुड एडजस्ट माई फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू दैट। ओके। तो बीइंग एन एडजस्टिंग इवेंट मुझे इसका ट्रीटमेंट देना है, तो ये एक्सप्लेन करते हुए आपको जाना है। नाउ मूविंग अहेड, जस्ट लेट मी हैव अ लुक। Ma'am, यस अनन्या। ma'am, in this question we just have to explain it. We don't have to show the calculation, right? नो नो नो, सी इन्होंने एक्सप्लेन ही बोला है ना। Okay. सो मैम इन दिस लाइक मे यू प्लीज टेल लाइक क्या हम लोग एग्जैक्ट इसमें पहले आप ये डिस्क्रिप्शन दे। बोलोगे दिस दिस इज इवेंट अकरिंग आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। ठीक। इवेंट अकरिंग आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड का स्टैंडर्ड लग रहा है और ये एडजस्टिंग इवेंट है बिकॉज कंडीशन एग्जिस्ट कर रही थी। सो इसके लिए मुझे एडजस्टमेंट देनी पड़ेगी और उस एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंगली मुझे क्या करना पड़ेगा, इन्वेंट्री को कॉस्ट और एनआरवी विचार लोअर पे होना चाहिए था, तो मेरे को इन्वेंट्री को राइट डाउन करके कम पे दिखा दो। सिंपल। यस मैम, गॉट इट मैम। ओके। नाउ next, prepare a schedule of adjustment to draft profit listed in trial balance, taking into account additional information in notes 1 to 4। अब आपके सामने नोट्स है, ठीक है, इन नोट्स को आपको कंसीडर करते हुए ड्राफ्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको एडजस्टमेंट करनी है। ठीक है। अब क्या क्या है, एक बार ना देखो, मेरे पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट उसके रिलेटेड नोट 1, फैक्ट्री कॉस्ट उसके रिगार्डिंगली नोट 1, फिर ये कुछ एरियाज हैं जिनके अकॉर्डिंगली कुछ नहीं है, फिर प्रोविजन फॉर वारंटी नोट 3, फिर इनका कुछ नहीं है इन्वेंट्री, मतलब मुझे रिवैल्यूएशन रिजर्व नोट सेकंड। तो जिस जिस नोट्स के अकॉर्डिंगली आता जाएगा मुझे लाइन बाय लाइन जाना है। सिंगल एंटिटी एरिया पे ही बेस्ड है ये एरिया। ठीक है, तो आपको आगे पीछे जाने की जरूरत नहीं है, अपना दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस में बहुत बार क्या होता है, हमें उसको डायरेक्टली जाना है। अब हम देखते हैं मुझे क्या बोल रहे हैं, प्रिपेयर अ शेड्यूल ऑफ एडजस्टमेंट टू ड्राफ्ट प्रॉफिट लिस्टेड इन द ट्रायल बैलेंस टेकिंग अकाउंट एडिशनल इंफॉर्मेशन नोट्स 1 to 4। पहले एक बार नोट्स पढ़ लेते हैं फटाफट, फिर उसके बाद उसका स्ट्रक्चर बना लेंगे। अब मेरे को क्या बोला गया है, फॉलोइंग नोट्स आर रेलेवेंट। M company has been constructing a second factory since 1st January 2007। ठीक है, ये तब से ये बनाना इन्होंने शुरू किया। देन 31 अगस्त को कंस्ट्रक्शन जो है कंप्लीट हो गई थी। कितना टाइम पीरियड कंस्ट्रक्शन चला। इट वॉज रेडी फॉर इमीडिएट यूज। 31 दिसंबर 2007 को क्या हुआ, कैरिंग अमाउंट ऑफ द फैक्ट्री अंडर कंस्ट्रक्शन वॉज कलेक्टेड एंड कैलकुलेटेड एट 8 लाख। ठीक है, 31 दिसंबर को क्या हुआ कि फैक्ट्री की ये मेरी कैरिंग अमाउंट है एंड ये हो गया। द कॉस्ट इंकर्ड इन द करंट ईयर वॉज एज फॉलोज। तो मेरी कॉस्ट क्या है इस साल की, ये है। देन मटेरियल, लेबर, अदर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, ये सारी मेरी कुछ कॉस्ट हैं। ऑल द अबव कॉस्ट हैव बीन रिकॉर्डेड इन द फैक्ट्री कॉस्ट अकाउंट इन द अबव ट्रायल बैलेंस। ये सारी कॉस्ट जो है मैंने फैक्ट्री कॉस्ट में ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड कर दी। अ स्पेसिफिक लोन ऑफ 18 million was obtained in 2007 to fund the construction of the factory and it carries an annual rate of interest of 10.5%। तो क्या हुआ, एक स्पेसिफिक लोन जो कि 18 मिलियन का था वो हमने लिया एंड वो किसके लिए लिया, इस फैक्ट्री की कंस्ट्रक्शन के लिए। साथ साथ दिमाग में ना स्टैंडर्ड सोचते जाना, आपसे पूछूंगी मैं कि कौन सा स्टैंडर्ड लग रहा है। द लोन वॉज स्टिल आउटस्टैंडिंग एट 31 दिसंबर। ऑल इंटरेस्ट ऑन द लोन हैज बीन रिकॉर्डेड एज द इंटरेस्ट एक्सपेंस इन द P&L फॉर द पीरियड। सारा इंटरेस्ट जो है मैंने उसमें इंक्लूड कर दिया। एम कंपनी क्या करता है, डेप्रिशिएट करता है फैक्ट्री 20 सालों के ऊपर। अभी तक कोई एंट्री हमने नहीं की है फैक्ट्री के रिस्पेक्ट में। ठीक। अब उसके बाद मुझे क्या बोला गया, मैं सारी एंट्रीज दोबारा से कराऊंगी, एक बार आपको पढ़ा रही हूँ कि ये ऐसी एंट्रीज हैं। नाउ फिर क्या बोल रहे हैं, रीवैल्यूएशन रिजर्व जो कि ऊपर हमारे पास है वो हेड ऑफिस से रिलेट करता है। 1 दिसंबर को क्या हुआ, हमने देखा कि हेड ऑफिस जो है वो डैमेज हो गया था ड्यू टू स्टॉर्म, रिजल्टिंग इन एन इम्पेयरमेंट लॉस्ट।
तो उसका इम्पेयरमेंट लॉस हुआ, ओके। दिस हैज बीन इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ ड्राफ्ट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड इन द कैरिंग अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। Depreciation on head office have been calculated and recorded accurately. Depreciation सबको सही किया है. And M company does not make annual transfer of revaluation surplus to retained earning in relation to revaluation surplus. वो ऐसा कुछ नहीं करता है, मतलब जो एक एंट्री होती है ना हमारी revaluation surplus to retained earning वाली, वो एंट्री वो नहीं पास करते हैं. M company estimates is provision for warranty based on the past experience. The provision of the current period had not yet been calculated or recognized. इस साल की अभी तक provision नहीं हमने की है. The information below have been compiled by the management for the purpose of calculating the required provision of 31st December इतना. तो ये मेरी 31st December की रिगार्डिंगली ये मेरी कुछ इन्फॉर्मेशन है. प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी कितने यूनिट्स हैं, प्रॉफिटेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्ट्स, ये प्रोविजनिंग के लिए हमारे पास. फेब में क्या हुआ, प्रायर टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बीइंग ऑथराइज्ड फॉर इशू, एम कंपनी ने देखा कि ये इसकी हमारी कुछ इन्वेंट्री है, उसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट्स हैं, जो पॉइंट अभी हमने पढ़ा था. एंड इसको कंसीडर करते हुए मेरी इन्वेंट्री की एनआरवी जो है अब 6 मिलियन होगी. अभी तक कोई डैमेज नहीं हुआ. तो ये कुछ मेरे पास कुछ कुछ एडजस्टमेंट्स हैं. अब ये एडजस्टमेंट्स की एक एक बार डीलिंग करने से पहले एक बार नजर हमारे देख लो कि आपके पास क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, पहले ये देख लो, फिर उसके बाद सारी एंट्रीज को हम करेंगे एड्रेस. सारी की सारी एडजस्टमेंट एक बार देख लो. मैम हाँ जी. मैम मतलब ना क्वेश्चन समझे, एडजस्टमेंट्स भी समझे मैम, बट मैम इसमें मतलब एग्जैक्ट जो ये लोग रिक्वायरमेंट है, प्रिपेयर अ शेड्यूल ऑफ एडजस्टमेंट टू ड्राफ्ट प्रॉफिट, मतलब इसमें एग्जैक्टली मतलब प्रॉफिट और लॉस बनाना है या बैलेंस शीट बनना? पहली बात तो बैलेंस शीट है, कहाँ से आपको दिख रहा है वर्डिंग? प्रॉफिट एंड लॉस की एडजस्टमेंट क्या बोल रहे हैं, एक शेड्यूल बनाओ जिसमें आपको ड्राफ्ट प्रॉफिट, तभी मैंने आपको कहा कि एक बार ये सारा पढ़ो, इसीलिए बोला मैंने कि ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस में आपके पास एक ड्राफ्ट प्रॉफिट की फिगर है. मतलब कि आपको क्या करना है कि आपके पास प्रॉफिट आया है, ये प्रॉफिट आया है, उस प्रॉफिट में आपने क्या क्या चेंजेस करनी है, इन एडजस्टमेंट्स को ध्यान में रखते हुए. ये आपके सामने जो नीचे वाली एडजस्टमेंट है, वो एडजस्टमेंट इस प्रॉफिट में आपने करनी है. ठीक है. बैलेंस गॉट इट शीट मैम। होगा तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन हमारे पास वर्ड होगा. प्रॉफिट वर्ड बोला है तो मुझे या तो पीएनएल बनाना होता, बट इन्होंने शेड्यूल बोला है. शेड्यूल मीन्स मुझे मतलब या शेड्यूल बोला जाएगा या एक्सट्रैक्ट बोला जाएगा. दैट मीन्स कि मुझे प्रॉपर नहीं बनाना है, मुझे जस्ट वो एडजस्टमेंट्स करनी है. ओके. अब एक बार देख लिया आपने. अब मैं शेड्यूल ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एडजस्टेड शेड्यूल लिख रही हूं मैं. तो ये आप वैसे अपना प्रॉपर वर्डिंग में लिखोगे, मैंने जस्ट एक थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट वाइज ही लिया है. अब देखो मेरे पास क्या है, सबसे पहली फिगर ड्राफ्ट प्रॉफिट फॉर द ईयर. ड्राफ्ट प्रॉफिट, ड्राफ्ट प्रॉफिट हमने ले लिया, कितना है हमारे पास, 4500. यहां से स्टार्ट करेंगे. अगेन आप इसको थोड़ा सा और नीचे में लेके जा रही हूँ. एंड वन मोर थिंग, ये वाले वाले एक्सेल में ना हमारे पास न्यू सेल्स इंसर्ट नहीं होते हैं. मैम। यस श्रुति. मैम आपने दोपहर में कहा था ना कि अगर अभी मॉक टेस्ट में सिंगल एंटिटी आई तो कौन से बेस में कौन से सेशन में एक में आएगा सिंगल एंटिटी और कंसोलिडेशन? देखो एक्चुअली मैंने ये बोला कि ना, देखो अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड है. ट्रैक रिकॉर्ड की अगर मैं बात करूं रिगार्डिंग द पेपर, है ना, हम बहुत बार क्या होता है कि बच्चे ना एस्टिमेशन लगा लेते हैं कि मॉक में आया सिंगल एंटिटी मतलब पेपर में सिंगल एंटिटी ही आएगा. तो ये ऐसा नहीं होता है कि जो उसमें आया फटाफट चुपचाप ये कर लो. बहुत रेयरली, अगर आपकी मतलब ऑब्वियसली आपकी लक अच्छा है.
अब देखो हमने नेक्स्ट क्या करना है, ड्राफ्ट प्रॉफिट से स्टार्ट किया। अब ना सबसे बेस्ट वे क्या होता है ऐसे वाले क्वेश्चंस को, एक एक एडजस्टमेंट पकड़ो, एक एक एडजस्टमेंट को रीड करो एंड उसी एडजस्टमेंट को डील करो। तो पहला मुझे क्या बोला गया है कि एम कंपनी ने सेकंड फैक्ट्री की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की ऑन 31 अगस्त। कंस्ट्रक्शन जो है कंप्लीट हो गई थी एंड वो रेडी फॉर इमीडिएट यूज थी। ये सारे उसकी कुछ अमाउंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन है। एंड ये क्या कह रहे हैं कि कैरिंग अमाउंट हमने बहुत अच्छे से उसकी कैलकुलेट कर ली 8 लाख की। कॉस्ट इंकर्ड करंट ईयर वर एज फॉलो, इस साल की हमारी कुछ कॉस्ट ये हैं। अब इन कॉस्ट को हमने ये देखो क्या जो भी किया, द कॉस्ट इंकर्ड इन द करंट ईयर वर एज फॉलोस, ये कुछ इस साल की कॉस्ट की हैं। ये क्या कह रहे हैं, ये सारे के सारे कॉस्ट हैव बीन रिकॉर्डेड इन फैक्ट्री कॉस्ट अकाउंट इन द अबव ट्रायल बैलेंस। तो ये जो सारे खर्चे हैं ना, ये फैक्ट्री कॉस्ट में हमने इंक्लूड किए हैं। ये 7500 आपको दिख रहा है, ठीक, ये 7500 तो इसमें इंक्लूड है। क्या ये 500 जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव का खर्चा है, ये क्या मेरी फैक्ट्री के खर्चे में आना चाहिए था? एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे कौन से होते हैं? रूटीन रेकरिंग नेचर के, नहीं आना चाहिए ना। नो मैम। ठीक है, तो तो अब वो फिर सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे ना मैम? यस, यस, नाउ नेक्स्ट अब देखते हैं। ये हो गया, नेक्स्ट एंट्री एड्रेस करो। अस A specific loan of 18 million was obtained in 2007 to fund the construction of factory and it carries an annual rate of interest of 10.5%. The loan was still outstanding at 31st December 2008. All interest on loan has been recorded as interest expense in the P&L for the following period. अब क्या कह रहे हैं कि मैंने इस बात के लिए एक लिया लोन। अब वो जो लोन लिया, वो लोन हमने क्या किया? कैपिटलाइज किया, ठीक है ना? कौन सा स्टैंडर्ड है पहले तो मुझे ये बताओ, लोन का कैपिटलाइज्ड होना? बोरोइंग कॉस्ट। बोरिंग कॉस्ट। बोरिंग, बोरिंग बोरिंग कॉस्ट। कॉस्ट, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखो कि कैसे होगा। मैं देखो बहुत इजी वाला आपके लिए 2 मिनट सोच रही हूँ, और आपके बैच से मैं उम्मीद कर सकती हूँ इसलिए आपके लिए छोड़ रही हूँ मैं। कोई और बैच होता चलो मैं ना छोड़ती। तो 2 मिनट सोचो कि कैसे इसकी एडजस्टमेंट होगी। बोरिंग कॉस्ट महीने काउंट करो, रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो कितना होना चाहिए था, कितने टाइम पीरियड का हमने कैलकुलेट किया है। 18 मिलियन, 10.5%, कितने मंथ्स अगस्त होना तक चाहिए? होएगा जी। हाँ जी, 31 अगस्त तक कंस्ट्रक्शन चली है जी। यस, 31 अगस्त तक कंस्ट्रक्शन चली है, मतलब कितने महीने हो गए? 8 हाँ, 8 मंथ। 8 मंथ। तो ये 8 क्या है? मंथ का इंटरेस्ट। कैपिटलाइज हुआ पड़ा है। यस मैम। कितने महीने का हुआ पड़ा है? फुल ईयर का दिखा रखा है जी, स्टिल आउटस्टैंडिंग एंड 31 दिसंबर। देखो, अ स्पेसिफिक लोन वाज ऑब्टेन्ड, कंस्ट्रक्शन ऑफ द फैक्ट्री, इंटरेस्ट दिस, द लोन वाज स्टिल आउटस्टैंडिंग, फुल ईयर का हुआ है। तो मेरा कैपिटलाइज कितना होना चाहिए? 8 महीने का, है ना? मंथ। और ये क्या, सॉरी, इन्होंने क्या किया हुआ? ऑल इंटरेस्ट ऑन द लोन हैज बीन रिकॉर्डेड एज एन इंटरेस्ट एक्सपेंस, होना कितना चाहिए? एक्सपेंस सिर्फ 4 महीने का। कर मैंने सारा एक्सपेंस दिया, करना 8 महीने का कैपिटलाइज, 4 महीने का मुझे P&L में, है ना? यानी कि मैंने 8 महीने का एक्स्ट्रा कैपिटलाइज किया है। उसको लेस कर देंगे जी 8 मंथ का निकाल के। लेस, अरे मेरे को उसमें ऐड बैक करना पड़ेगा, मैम ऑलरेडी लेस था, उसको ऐड सॉरी बैक सॉरी करें। सॉरी सॉरी, हाँ सॉरी, ऑल इंटरेस्ट लोन हैज बीन रिकॉर्डेड एज इंटरेस्ट एक्सपेंस इन द P&L। अरे एक्सपेंस मेरा सारा हुआ पड़ा है। कैपिट, एक मिनट, वेट वेट मैम वेट वेट, जस्ट अ मिनट, लेट मी रीड द वर्डिंग, क्योंकि मेरा ध्यान कहीं और इन बिटवीन मैसेजेस बच गए। सो यस, a specific loan of 18 million was obtained on 31st December 2007, ठीक है, to fund the construction of a factory. It carries an annual interest rate of 10.5%.
ठीक है, तो 18 मिलियन का लोन है, इतना हुआ। लोन नोट्स आज भी आउटस्टैंडिंग है, कोई बात नहीं। ऑल इंटरेस्ट ऑन लोन हैज बीन रिकॉर्डेड एज एन इंटरेस्ट एक्सपेंस इन द P&L फॉर द फॉलोइंग पीरियड। तो सारा का सारा मैंने P&L में डाल दिया है। एक मिनट, अब 18 मिलियन का P&L में डाला है। हमारा टाइम पीरियड 1 जनवरी से लेके 31 अगस्त है, जनवरी टू अगस्त 8 महीने। 8 महीने का मेरा कैपिटलाइज होना चाहिए, है ना। एंड ठीक है, मैंने क्या बोला था? आप उल्टा बोल गए थे जी। अच्छा, सॉरी। हाँ, मुस्का क्या कहते हैं, मानसी। हाँ जी, आप कुछ बोल रहे थे। यस मैम, जस्ट अ सेकंड मैम। मैम एक्चुअली लाइक आई वांटेड टू आस्क, ये जो इन लोगों ने 2007 बोला है ना मैम, 18 मिलियन का लोन, हम्म। तो वो मैम साल के स्टार्टिंग में मिला है ना हमें, हम्म। was obtained in 2007। सो मैम जो हम्म। कंस्ट्रक्शन है वो 1 जनवरी को स्टार्ट हुआ, 31 अगस्त को खत्म हुआ, तो मतलब 8 महीने का हम लोग को कैपिटलाइज करना है एंड चार हम्म। महीने का ही पी दिखाना है ना मैम। हाँ। हाँ। ये यही डाउट था मैम। ओके मैम, हाँ, गॉट इट मैम। ठीक है। ये तो उस टाइम पे एक्चुअली आई वाज जस्ट रीडिंग द वर्डिंग उल्टा, मतलब रीडिंग नहीं, मतलब सम लाइक डिस्कस कर रही थी उल्टा। सो दैट्स व्हाई, मतलब वो मैं चार उसको और ऐसे। ठीक है, टिल दिस टाइम पीरियड आई एम टोटली ड्रेन्ड ऑफ। नो मैम, गॉट इट मैम। चलो, अब मेरी क्या है, कैपिटलाइज बोरिंग कॉस्ट वाला पोर्शन मेरे को वो करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, है ना। तो एक सेकेंड, इसको साइड पे कर दो। कितना है? 18 मिलियन यानी कि 18,000 स्टार। आगे मैं इक्वल टू पहले ही लगा दो, ये ना एक्चुअली इसका नल है, ये चलता है इक्वल टू से, ये उससे नहीं चलता प्लस से। यहाँ पर ये थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम है। कितने महीने हो गए, 8, 12, कितने, सॉरी, 10.5, 1260। ठीक है, ओके। नाउ एम कंपनी डेप्रिशिएट करती है अपनी फैक्ट्री बिल्डिंग को 20 साल में। इसके रिगार्डिंगली हमने कोई एंट्री नहीं डाली अभी तक। ठीक है, तो एंट्री नहीं डाली है तो डाल दो। अब देखो फैक्ट्री बिल्डिंग, फैक्ट्री बिल्डिंग ये देखो हमारी कितनी है, एक तो 20 साल। अगेन, डेप्रिसिएशन कब से लगना शुरू होता है? जब बन के तैयार हो जाएगी। कब तैयार हो गई? इमीडिएट हम्म, सेल कब है? 31 अगस्त को। तो इस 31। साल में कितना डेप्रिसिएशन होना चाहिए? 4 month। 4 months। 4 months। ठीक है। अब अब आप देखो मेरे पास क्या है। एम कंपनी की जो ये है, 31 दिसंबर को कैरिंग अमाउंट ऑफ द फैक्ट्री अंडर कंस्ट्रक्शन वॉज कैलकुलेटेड करेक्टली, करेक्टली कैलकुलेटेड एट 8 लाख, मतलब 80 लाख, सॉरी। सो 8,000। तो उसकी मेरी कितनी वैल्यू है? 8,000 फैक्ट्री कॉस्ट। कितने की है? 8,000 की। अब उसके बाद मेरे पास और क्या इंफॉर्मेशन गिवन है कि इस साल में, वो पिछले साल की बात है, मिक्स मत कर देना। दिस इज ऑफ प्रीवियस ईयर एंड दिस इज रिगार्डिंग दिस ईयर का डाटा। तो ये मेरे पास इस साल का डाटा है। इस साल मैंने क्या क्या किया? 5,000 प्लस 2,000, 7,500 था, पर 500 वो मैं एलिमिनेट कर चुकी हूँ। वो नहीं आना चाहिए, कैपिटलाइज नहीं होना चाहिए। सो और मेरा मेटीरियल का खर्चा कैपिटलाइज होगा, और मेरा डायरेक्ट ओवरहेड कॉस्ट। ओवरहेड। तो डायरेक्ट ओवरहेड 2,000 है, वो कितना है? 5,000। टोटल कितने का हो गया मेरा एसेट? अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, एसेट, एक मिनट, टोटल एसेट
और ऊपर मेरे पास ये बोरिंग कॉस्ट है जो कि हमने कैपिटलाइज करनी है। दिख रहा है? बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होनी है ना 8 महीने की, पता है ना? यस मैम। तो मैम आपको नहीं पता, हमें तो पता है, हम तो रेडी हैं पेपर देने के लिए। जितना भी आया, ये मेरा आ गया एसेट। अब अगर मेरे को डेप्रिसिएशन निकालना है, दिस डिवाइडेड बाय 20 एंड 271। ठीक है, ये आ गया हमारा डेप्रिसिएशन। अब मैं क्या करूंगी, डेप्रिसिएशन डाल दूंगी। डेप्रिसिएशन नहीं डाला हुआ है, इसलिए नॉर्मली लेस ही कर रहे हैं। अब होता गया। नाउ नेक्स्ट क्या कह रहे हैं हमें, रीवैल्यूएशन रिजर्व्स रिलेटिंग टू एम कंपनी हेड ऑफिस। तो जो ये रीवैल्यूएशन रिजर्व है, ये क्या कह रहे थे, हेड ऑफिस से रिलेटेड है। 31 दिसंबर को हमने देखा कि हेड ऑफिस जो है डैमेज हो गया था स्टॉर्म के कारण, जिसके कारण हमें इम्पेयरमेंट लॉस हुआ। इसको हमने क्या किया, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट में हमने इसको इंक्लूड किया हुआ है। अच्छा, अब एक बात बताओ, हमने रीवैल्यूएशन को कंसीडर किया हुआ है, एम कंपनी का जो है वो हेड ऑफिस के रिलेटेड है, हमने ये देखा कि वो डैमेज हो गया था। अब ये क्या कह रहे हैं कि ये रीवैल्यूएशन की अमाउंट जो है ऊपर है हमारे पास, इंक्लूडेड है, हटाऊंगी। बोलो। ठीक है, माइनस हुई है, ऐड कर देंगे। ठीक है, ये हो गया, दिस हैज बीन दिस। अब उसके बाद, हाँ, अब नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि मेरे पास ना एम कंपनी ने एस्टिमेट किया प्रोविजन फॉर वारंटी बेस्ड ऑन द पास्ट एक्सपीरियंस एंड प्रोविजन अभी तक हमने कैलकुलेट नहीं किया। अच्छा, तो पहले ये बताओ, ये क्या है, मेरी क्लोजिंग प्रोविजन। एक बार ना क्लोजिंग प्रोविजंस की वैल्यूएशन देखो। मैं यहाँ पर कर देती हूँ प्रोविजन, यानी कि इसको मैं क्लोजिंग प्रोविजन लिख रही हूँ, सीएल प्रोविजन। इसको आपको जो और फैंसी वर्ड दे देना, मैंने अभी जस्ट इसको नॉर्मल वर्डिंग दी है। तो क्लोजिंग प्रोविजन हमने कैसे निकाला, 25,000, 15%। अभी रुको, 11, 3, 4, 5, 30% स्टार 18। 000 को आप इग्नोर कर सकते हो। सो दिस इज 6060, है ना? ये मेरी क्लोजिंग प्रोविजन आई। यस अब मैम। ऊपर जाओ, कहाँ है, कितने की हमने ऑलरेडी इसकी एडजस्टमेंट की हुई है, 5,000। 5,000 की ओपनिंग प्रोविजन, मतलब 5,000। मैं साथ में 000 अब यहाँ पर लिख रही हूँ क्योंकि अब जरूरत है। ठीक, 1060, इतने की मुझे प्रोविजन और बनानी है, यानी कि लेस करूंगी। बहुत इजी है, सिंगल एंटिटी अगर, वैसे तो ये वाला क्वेश्चन सच में इजी है, बट अगर एक एक एंट्री करके करते रहो, एंड वैसे भी हमारी यहाँ पर स्टेप मार्किंग होती है। ओके,
अब लास्ट में हमारा क्या है, इन फेब प्रायर टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एडजस्टमेंट, ये लाइक हमने ये पैसे पढ़ा हुआ है तो हमें पता है कि अब मुझे एनआरवी पे दिखाना है, दैट मीन 6,000 पे दिखाना है, 6,000 पे। और हमारी यहाँ पर कितने की रही है ये, 8,620, दैट मीन्स डिफरेंस मेरा कम हो गया, इसको लेस करना है। यस मैम। Yes, sir. तो अ, एक मिनट, अब इसको मैंने सारा कुछ करने के बाद मेरे पास, वेट, इसको मैं ना कट करके इधर लेके आऊं। मैम, हाँ जी। मुझे थोड़ा सा ना वो मतलब कैपिटलाइज बोरिंग को मतलब निकाल लिया जो अमाउंट, वो तो मुझे पता चल गई जी, लेकिन हमने ऐड क्यों की है जी? क्योंकि हमने इसको बैक जा रहे हैं, ये एडजस्टेड प्रॉफिट है। मैं सोच ही रही थी कि अभी तक किसी ने ये पूछा क्यों नहीं। मैंने मतलब थोड़ा सारा सा का मुझे सारा वो है मतलब पीएनडल में माइनस। डाल दिया, मैंने सारा का सारा पीएनडल में डाल दिया। पीएनडल में डाल दिया मतलब पीएनडल में से माइनस कर दिया, ठीक है। तो माइनस नहीं करना, 8 महीने का नहीं करना, 8 महीने का कैपिटलाइज करना है। तो ऐड क्यों किया है जी, लेकिन होएगा तो माइनस नहीं जी। अरे तो एडजस्टेड प्रॉफिट है ना, ये प्रॉफिट जो ये फिगर जो आई हुई है मेरे पास 4,500, ये कौन सी फिगर है, एडजस्टमेंट करने के बाद की फिगर है। तो मैंने ऑलरेडी इसमें किया हुआ है, गलत किया हुआ है, जैसे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की एंट्री होती है, तो हम ओके क्या ओके करते ओके, हैं, अब आ गई। ये वो एंट्री है। कुछ एंट्रीज इसमें ऐसी हैं जो कि आप सोच रहे होगे कि मैम आपने डेप्रिसिएशन को तो माइनस किया है, क्योंकि उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं किया हुआ। जैसे प्रोविजन है, कम डली हुई है तो और डाल दी। ये क्या कह रहे हैं कि हमने गलत ट्रीटमेंट डाला हुआ है, तो जो गलत डाला हुआ है उसको ठीक करने के लिए क्या करते हैं, रिवर्स करते हैं, ये भी अपोजिट। वही किया, बस ये वही किया है। यस। हाँ जी श्रुति, आई नो दैट, आपको पता था। ठीक है। एंड मैं इसलिए थोड़ा सा उस टाइम पे ना, थोड़ा सा मैं फंबल इसीलिए हुई थी क्योंकि क्या कहते हैं, मैं उसको ऐड ही कर रही थी। एंड लाइक आपने बीच में बोल दिया माइनस, फिर मुझे लगा महीनों की कैलकुलेशन, फिर ऐसे ऐसे करके मेरे माइंड में आपका वो रिप्लाई सुनने के बाद ना थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी। इसीलिए जब मैं कैलकुलेशन कर रही होती हूँ ना, मेरे को होता है कि लाइक शांति से मैं करूँ अपना, क्योंकि हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं। एंड इस टाइम तक इतने लेक्चर्स लेने के बाद सुबह 6 बजे से वैसे ही खत्म हो जाता है दिमाग। सो दिस इज आवर प्रॉफिट। ओके। तो मैंने ये एडजस्टमेंट थोड़ी साइड पे लिखी है और बहुत ज्यादा मतलब लाइक प्रेजेंटेशन वे में नहीं लिखी, आप इसका वर्किंग नोट बनाओगे अलग से। ओके। ओके मैम। नाउ लेट्स मूव। वेट, दिस क्वेश्चन वी कवर टुडे इन मॉर्निंग बैच। कोई फटाफट फिगर देखने की कोशिश करेगा। ओके, एनीवेज, सो अब नेक्स्ट हमें क्या बोला गया है, प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एम फॉर दिस ईयर। तो मेरे को इस साल का बेसिकली फाइनेंशियल पोजीशन यानी कि बैलेंस शीट बनाना है। तो मानसी, जैसे कि आप कह रहे थे ना कि मैम बैलेंस शीट बनाना है या पी एंड एल, सो देखो जो बैलेंस शीट का क्वेश्चन होता है मुझे स्पेसिफिकली स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ही बोला जाता है, और ये प्रॉपर है तो इसलिए स्टेटमेंट बोला गया है। हो सकता है एक्सट्रैक्ट भी कभी आ जाए, तो मतलब कि आपको पूरा नहीं बनाना, फिर वो जितना ही खोला जाएगा उतना इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हम उतना ही बनाएंगे। अब देखो आप देख रहे होगे कि ऑलरेडी इसमें बना हुआ है, ये मतलब कि ये बनाया हुआ है। सो आपके लिए सबसे इजीएस्ट वे क्या होता है कि कुछ ना बेसिक सा
लाइक क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए बेसिक सा पहले फॉर्मेट बना लो। फॉर्मेट पहले बनाने से ये फायदा होता है कि आपको ना, अगर बाई चांस अगर आप कुछ भूल भी रहे हो ना, तो वो आपको याद रह जाएगा। बिकॉज देखो, जब हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं, एक तो एग्जाम का प्रेशर होता है, एंड इट्स नॉट अबाउट यू, कोई किसी से भी गलती हो सकती है। सो टू सेव योर सेल्फ फ्रॉम द एग्जाम प्रेशर, मेक श्योर दैट यू ऑलरेडी हैव एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ योर आइज। सो वो आपके सामने होना चाहिए। तो अब देखते हैं क्या क्या है हमारे पास। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कैरिंग अमाउंट। देखो, सबसे पहले अगर मैं यहां से भी चलूं, तो मेरे पास नॉन करंट एसेट आते हैं। नॉन करंट एसेट में मेरे पास सबसे पहले क्या आता है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, है ना? तो आपको याद होगा, हमने पीछे, क्योंकि क्वेश्चन ही वही सेम ही है, इन्फॉर्मेशन सेम है, तो हम उसका इन्फॉर्मेशन का यूज करेंगे। एक तो आपको यहाँ पर दिख रहा है ये 36,000। साथ साथ आप इसको हाईलाइट भी कर सकते हो ताकि आपको याद रहे। तो एक तो आपको ये दिख रहा है 36,000 मेरे पास है। प्लस उसके बाद आपको याद होगा कि हमने वहां पर वर्किंग नोट किया था, और हमने वहां पर क्या किया था? ये 5,000 प्लस 2,000 प्लस मेरा वो बोरिंग कॉस्ट जो कैपिटलाइज की थी, जब डेप्रिसिएशन 12। निकालना था बेसिक। हाँ यस, जी, कुछ ऐसी अमाउंट थी। है ना? 12 बा- कुछ थी, हाँ जी। 1260 समथिंग कुछ था। तो 5,000 प्लस 2,000, बाकी वो कंफर्म कर लेते हैं। किसी को याद है? 1260 था ना, जहां तक मेरी नॉलेज है 1260 था। हाँ जी, हाँ जी, 1260। ठीक है, तो ये होगी मेरी नॉन करंट एसेट्स की अमाउंट। लेट मी हैव अ प्लस साइन इन फ्रंट ऑफ दिस। एंड साथ में हमने कुछ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया था, क्योंकि बैलेंस शीट बना रहे तो ऑब्वियसली अब डेप्रिसिएशन लेस करेंगे। कितना था डेप्रिसिएशन अमाउंट? 171 समथिंग। 271। ठीक है, ये आगे मेरी नॉन करंट एसेट की फिगर अमाउंट। इसको मैं एक मिनट इस वाले में कॉपी कर देती हूँ, ताकि कैलकुलेशन पर्पस हम इंटरनल रखें, वर्किंग नोट अलग से नहीं बनाना, तो भी सर जाएगा। फिर उसके बाद मेरे पास करंट एसेट है, जिसके बाद अब हमें याद आ गया यहाँ पर सबसे पहले क्या? इन्वेंट्री। इन्वेंट्री के रिगार्डिंगली तो वैसे ही हमारे पास एडजस्टमेंट थी, वो क्या थी? 6,000 पे दिखानी है उसको, यानी कि एनआरबी पे। एक यहाँ पर ये ध्यान रखना कि डॉलर, $1,000 का साइन जरूर डाल देना, नहीं डालोगे तो मार्क्स कट जाएंगे। ठीक, उसके बाद इन्वेंट्री आ गया। फिर आपको इसमें क्या दिख रहा है? इसको ना मार्क करते जाओ, ताकि आपसे कोई एंट्री ना छूटे नहीं। नहीं, ये डाल दिया, ये डाल दिया। एंड उसके बाद आपने रिसीवेबल्स। लाइक रिसीवेबल है, दिख रहे हैं हमें रिसीवेबल। तो कैश कितने हैं? 11,020। 33,030। 11,030। ठीक है, अब ऊपर जाते हैं, कुछ और कुछ छूट गया हो हमारा। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, एक मिनट में ये आपने मैंने वैल हाँ, ये मैंने ऊपर लिख दिया। एंड आई गेस फॉर्मूला ना वहां पर लगा हुआ है। ठीक है, तो ये आ गई आपकी एसेट साइड। फिर उसके बाद आप ऊपर से अब आप यहाँ पर आइए। इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर कैपिटल दिख रही है 10,000। हमें 10,000। 10,000। ये फैक्ट्री कॉस्ट के रिगार्डिंगली हम एडजस्टमेंट कर चुके हैं, इसलिए इसको भी हम कलर कर रहे हैं। तो शेयर कैपिटल 10,000। देन उसके बाद रिटेन अर्निंग है। रिटेन अर्निंग मीन्स प्रॉफिट्स, है ना? तो 55,740 प्लस हमारा कुछ प्रॉफिट आया था। क्या प्रॉफिट आया था? किसी को फिगर याद है? कि मुझे पीछे जाना पड़ेगा, मैं कहना भूल गई थी एक्चुअली ना। दैट याद कर लो। यस, किसी को याद है रिटेन हमारा प्रॉफिट कितना था? 2,909। ओके, 2,909।
ठीक है, उसके अलावा क्वेश्चन में देखो हमारे पास क्या है। डिविडेंड हम रिटेन अर्निंग में से ही माइनस करते हैं। यस, लेस यस 7240। एक सेकेंड। एंड वैसे मैं जान करके प्लस बाद में डालती हूँ, अदरवाइज ना वो कई बार ऐसे डायरेक्टली पिक कर लेता है और फिर वो फिगर छूट जाती है। एंड उसके बाद ये रिवैल्यूएशन यहाँ पर नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी उसको हटा चुके हैं, वो हमारा नहीं है। ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास लोन की इंफॉर्मेशन है 19890। इक्विटी एंड लायबिलिटी का भी टोटल कर लेते हैं हम। एंड करंट लायबिलिटीज में हमारे पास क्या है? एक तो हमारे पास है करंट टैक्स पेबल विच इज 2800। ट्रेड ठीक है, एक हमारे पास प्रोविजन फॉर वारंटीज के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दिख रही होगी। तो हमने वारंटीज की न्यू लाइक अमाउंट निकाली थी। एक तो ये, उसके अलावा कुछ और भी थी। वेट, इसको मैंने ऊपर लिख दिया। तो 5000 प्लस क्या क्या थी, और हमने क्या निकाली थी? 1060। ओके, सो 1060। इसको अलग से ऐड करके दिखाना है आपकी मर्जी, इसको टोटल 6060 दिखाना है आपकी मर्जी, क्योंकि हमने टोटल जो है निकाला ही था। बट हाँ, ये यहाँ पर मैं वर्किंग नहीं दिखा रही हूँ, आपको क्या करना है उधर से ना वर्किंग नोट कॉपी करके ले आना, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं होगा कि आपने एक पार्ट में कर दिया दूसरे में वही चला लें, ऐसा नहीं होगा। तो ट्रेड पेबल 3880। बैलेंस शीट मैच। ओके। मैम, हाँ जी मुस्कान। एक बार आप जो ये रिवैल्यूएशन रिजर्व था जी, इसकी हाँ जी, एंट्री बताओ कि हमारा इम्पेयर 2000 था इसमें जी। इम्पेयरमेंट ना इन्होंने जान करके कंफ्यूज करने के लिए बोला आपको। ठीक है, इन्होंने क्या बोला, कहाँ गया? द रिवैल्यूएशन रिजर्व रिलेट टू एम कंपनी हेड ऑफिस। एट 1 दिसंबर इट वॉज डिस्कवर्ड दैट हेड ऑफिस जो है डैमेज हो गया, एंड वो किसी के कारण और उसके कारण हमारा इम्पेयरमेंट लॉस हुआ। कहते हैं इसको हमने जो है ड्राफ्ट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन के लिए हमने इंक्लूड किया हुआ है। एंड ये मेरे एसेट की कैरिंग अमाउंट में भी आ रहा है कि इसकी एसेट जो है इम्पेयर हो चुका है। कैरिंग अमाउंट सब कुछ ठीक है, इम्पेयरमेंट हुआ है वो सब कुछ ठीक है, हमने ऑलरेडी उसको कंसीडर किया हुआ है। डेप्रिसिएशन भी कहते हैं सही से कैलकुलेट किया हुआ है। सो और हम ये वाली एंट्री नहीं पास करते, रिवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेन। सो ये सब कुछ ठीक है, एक्स्ट्रा आपको वैसे तंग करने के लिए दे दिया, दिस डजंट रिलेट टू मी, इसलिए हमने इसको हटाया था। ओके नाउ इसका मैं लाइक रेशियोज है निकाली हुई है खुद से, कोई ऐसे वाली बात नहीं है। थिंग इज आज हमने सुबह ही निकाली है रेशियोज, तो रेशियोज के लिए हार्ड एंड फास्ट फॉर्मूला नहीं था इस वाले में। इसमें मुझे क्या आपसे जानना है, दैट इज हाउ यू आर इंटरप्रेटिंग दिस। तो ये इंटरप्रिटेशन बेस्ड एरिया, और जो कि पेपर में आना भी है इंटरप्रिटेशन, आई फील दैट इट्स इंपॉर्टेंट। सो इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू गाइज एड्रेस दिस एरिया। सो देखो, सिनारियो रिलेट्स टू 3 रिक्वायरमेंट्स, क्या कह रहे हैं? फर्स्ट इज रिक्वायरमेंट हम पढ़ लेते हैं। एक्सप्लेन हाउ द कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी ऑफ एम शुड बी अकाउंटेड बाय बी ग्रुप ऑन 1 जनवरी 2008। ठीक है, कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी है, उसको कैसे एड्रेस करना है। दूसरे में वो क्या कह रहे हैं कि कुछ रेशियोज आप कैलकुलेट करो, एंड जीपी मार्जिन, ऑपरेटिंग मार्जिन एंड रोस। एंड थर्ड आपको क्या कह रहे हैं, परफॉर्मेंस ऑफ बी कंपनी फॉर द दिस पीरियड के रिगार्डिंगली।
So the scenario relates to three requirements. क्या कह रहे हैं? B company, a prominent food manufacturing specialized in pre-packed meals, purchasing 80% of the shareholding in this. M company is the sole subsidiary focusing on exclusive on organic pre-packed meals. So this acquisition was strategic, reflecting in growing consumer demand from food to organic sources. अब क्या कह रहे हैं? Extract from B group, consolidated financial statement for the year ended and individual financial statement for the year ended are as follows. तो मेरे पास क्या है? Extract है, ठीक। अब देखो एक्सट्रैक्ट है किस किस के, एक तो कंसोलिडेटेड के, एक सिंगल एंटिटी के। मैंने कब अक्वायर किया? डेट ध्यान से देख लो, 1 जनवरी। ठीक है। अब हमें अपनी उसका भी ध्यान रखना है, रिगार्डिंग मेरे ईयर एंड का भी। चलो, तो मेरे पास रेवेन्यू, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये सब कुछ है, बैलेंस शीट के कुछ एरियाज का एक्सट्रैक्ट है। अब मुझे क्या कह रहे हैं? फर्स्ट मेरा एरिया कॉन्टीजेंट लायबिलिटी के रिगार्डिंग लिया है। 1 जनवरी को कैरिंग अमाउंट ऑफ ऑल एम कंपनी एंड एसेट एंड लायबिलिटी वर इक्वल टू देयर फेयर वैल्यू। ठीक है। The company has disclosed a contingent liability related to ongoing litigation concerning a food poisoning case in financial statement for the year ended this. इसकी एस्टिमेटेड फेयर वैल्यू कितनी है? किस दिन को? 1 जनवरी 2008 को 2.5 लाख की उसकी जो है फेयर वैल्यूएशन है। 1 अक्टूबर 2008 को क्या हुआ? केस जो है सेटल हुआ 3,10,000 पे, ठीक है। अब आपको इसी कॉन्टीजेंट लायबिलिटी के बारे में बोलना है कि यस, कि ये जो कॉन्टीजेंट लायबिलिटी है आप इसको किस में, बाइट ग्रुप में कैसे इसको अकाउंट फॉर करोगे, मतलब क्या इसका क्या ट्रीटमेंट करोगे, ये आपको बताना है। ध्यान से सोचना, फिर मुझे बताना। एक तो हमने एस्टिमेशन कम किया है जी। पहले ध्यान से, मैंने जान करके बड़े बड़े सुर वाले ताल में मैंने स्पेसिफिकली बोला है, ध्यान से सोचना, ठीक है। तो एक बार पहले अच्छे से इंफॉर्मेशन को समझ लो, फिर उसके बाद सोचना। अगेन रिपीटिंग, ध्यान से पहले एक बार पढ़ो, बहुत कुछ मिलेगा। जो जो पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए उनको तो वैसे ध्यान से देखना। एनीवन? मुझे तो फर्स्ट पॉइंट यही लग रहा है जी, पहले कि हमने मतलब कम पे एस्टिमेशन किया था जी, लेकिन सेटलमेंट मतलब ज्यादा अमाउंट में हुई है जी। अच्छा, फिर क्या करोगे उसका? फिर हम मतलब और ज्यादा। मैम हाँ जी मानसी। मैम एक्चुअली वैसे देखने जाए तो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी का ट्रीटमेंट जो होता है वो हम लोग नोट्स टू अकाउंट में डिस्क्लोज करते हैं। तो इन्होंने जो ओके। पूछा है कि हम लोग ग्रुप बाइट ग्रुप के इसमें भी 1 जनवरी को भी कैसे दिखाएंगे, तो मैम 2,50,000 का डिस्क्लोजर हम लोगों को उसमें भी डिस्क्लोजर में दिखाना पड़ेगा ना मैम, कंसोलिडेशन के स्टेटमेंट्स में भी। चलो, अब आप इस पे आएगी हो तो मेरा आंसर अब सुन लो। हम पहले क्या थे? सिंगल सिंगल एंटिटी। एंटिटी अब क्या बात हो रही है? ग्रुप। ग्रुप कंसोलिडेशन में जो। जब अपन करते हैं कंसोलिडेशन तो क्या होता है? सारे आपको एसेट्स याद और होगा। लायबिलिटीज को लाइन हाँ, बाय तो लाइन। आपको याद भी होगा जो कॉन्टीजेंट लायबिलिटी होती है उसकी प्रोविजनिंग करते होते हैं हम। यस मैम। तो फिर यहाँ पर क्या होना चाहिए?
प्रॉफिट एंड लॉस में हम और ज्यादा प्रोविजनिंग क्रिएट एक करेंगे जी। मिनट, एक मिनट, क्या पूछा गया, कौन सी डेट पूछी गई है? ये कौन सी डेट की वैल्यू है? हमने कैसे लिखना है कि हम पहले सिंगल एंटिटी थे, अब हम ग्रुप में चले गए हैं। ग्रुप का क्या ट्रीटमेंट होता है? ग्रुप को इसको जो है दिखाना होता है एज अ लाइक इसमें लाइन कंसीडरेशन करना होता है फेयर वैल्यूएशन पे कंटीजेंट लायबिलिटी को। तो फेयर वैल्यूएशन जब ग्रुप में हम करते हैं तो ग्रुप का फेयर वैल्यूएशन सिस्टम क्या होता है? उस दिन की वैल्यू पे, उस दिन जिस दिन कंसोलिडेट कर रहे हैं, जिस दिन कंसोलिडेट कर रहे हैं उस दिन की क्या वैल्यू है? 250। हाँ जी, जिस दिन कंसोलिडेट कर रहे हो उस दिन क्या वैल्यू है? 250। तो 250 मुझे मतलब 250 फिफ्टी के बारे में 250,000। बात कर, वो आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, आप कह रहे हो ठीक है। अमाउंट नहीं देखी ना जी क्वेश्चन में कि उन्होंने फिर- पूछी कितनी डेट की है जी। मैं तो फिर, ये तो मेरा काम तो है नहीं, मैंने तो आपके लिए हाईलाइट तक भी करके दिया है। नाउ तो नेक्स्ट मैम क्या लाइक बोला गया? हाँ जी, इसका मेन तो पॉइंट्स मैम ये जो बनेगा जी कि सिंगल वन बाय एंटिटी वन, में वन बाय वन। कि इसके मेन पॉइंट्स जी जो अगर हम हाईलाइट करें जी मतलब 2 या 3 पॉइंट्स जी। तो फर्स्ट तो ये है कि हम पहले सिंगल एंटिटी थे जी लेकिन अब क्या हो गए ग्रुपों में। और जब कंसोलिडेटेड। हम यस ग्रुपों में हो कंसोलिडेटेड होते हैं जी तो हम हमारी कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी को मतलब फेयर वैल्यू को रिकॉग्नाइज करते हैं। तो हाँ, हम बता देंगे। वैल्यूएशन के लिए याद करो वर्किंग नोट नंबर 2 जब हम करते हैं। हाँ जी हाँ जी मतलब नहीं मैं सिर्फ मेन पॉइंट्स की बात करूँ भी हम लिखेंगे किस पॉइंट के हाँ, ऑफ व्यू से। तो हम सिर्फ 250 अमाउंट बता देंगे हम ये फेयर वैल्यू लिखेंगे जी। बस यस, यस, मतलब ये 310 डन की है। तो कोई बात नहीं होगी जिसमें। बस है ही नहीं, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए, वो आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, आप हो रहे हो ओके। ना। नेक्स्ट में हमें क्या कह रहे हैं कि मुझे कुछ रेशियोज निकालनी है, जीपी मार्जिन, ऑपरेटिंग मार्जिन और रॉस। और इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो कि एडजस्टमेंट वाला हो, जीपी मार्जिन, ऑपरेटिंग मार्जिन और रॉस के लिए बहुत सिंपल सी आपके सामने इंफॉर्मेशन है। अब ये रेशियोज आपके सामने, चलो आपके लिए ये काम मैंने कर दिया, सामने से आपके सामने पड़ी है। अब ये रेशियोज आपके सामने पड़ी है, आपको क्या करना है? लाइक कि आपको ये बताना है परफॉर्मेंस ऑफ बी ग्रुप। अब एक बात का ध्यान रखना, ये क्वेश्चन में कहीं पे ये नहीं कह रहे कि जो आपने रेशियो कैलकुलेट किए सिर्फ उसके बारे में बात करो। ये क्या कह रहे हैं? कमेंट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ बी ग्रुप फॉर द ईयर एंडेड दिस कंपेयर टू द परफॉर्मेंस ऑफ बी कंपनी। तो मतलब जब वो सिंगल एंटिटी था पिछले साल, उसका और इस साल का आपको परफॉर्मेंस को जो है कंपेयर करना है। फाइन। मैम हाँ जी। मैम मेरे को वो उसमें उसके बारे में पूछना है जो हमने अभी ये प्रीवियस जो था कंटिजेंट लाइबिलिटी का मैम। सो हम्म मतलब इट्स लाइक उसको वो 2,50,000 को और कंसोल मतलब जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसको लाइबिलिटी में नहीं ना रिकॉर्ड करना है फिर से। इसको मैं वर्किंग नोट नंबर 2 में कंसीडर करती हूँ। या हाँ। याद आ गया जब फेयर वैल्यूएशन करते हैं, नेट एसेट और हाँ फेयर मैम। वैल्यू ऑफ सब्सिडरी, ये वो एरिया हाँ है। मैम। ठीक है, यस मैम। चलिए। अब ये आपके सामने रेशियोज हैं, आपको ये रेशियोज के बेस पे इसकी परफॉर्मेंस के बारे में बात करनी है। पहले हिंट्स सुन लो, ठीक है। अब उसके अलावा ये क्या कह रहे हैं कि दोनों सालों की बात करनी है। तो इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट वे क्या होता है? स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाओ, जैसे कि रेवेन्यू, रेवेन्यू कम हुआ ज्यादा हुआ, एंड फिर उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स, फिर जीपी, फिर यही हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, फिर यही जीपी मार्जिन। जीपी मतलब जीपी के साथ जीपी मार्जिन के बारे में बात कर ली। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पिछले साल से इस साल का हुआ, किन रीजंस के कारण हुआ, जैसे कि आपके सामने। फिर उसके बाद रोज है, रोज के बारे में आपने बात कर ली कि रोज क्यों कम ज्यादा हुई। अगेन इन सबको आपको कंसीडर करना है।
इन सबको। ओके। मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार सारा, एंड आपके सामने रेशियोज भी हैं। मैम नोट्स दिखाएंगे क्या? हाँ जी। वो नीचे नोट्स नहीं दिए हुए हैं ये? आवाज नहीं आई मुझे। नोट्स ओके। मैम हाँ जी। इन द केस ऑफ कॉस्ट फिगर मैम रेवेन्यू, तो मैम हम लोग हम्म। देख सकते हैं कि इवन फिगर्स में भी रेवेन्यू बढ़ चुका है, बट एट द सेम टाइम ये लोग बता रहे हैं कि मंच कंपनी का खुद का ही रेवेन्यू 50 मिलियन है। सो मैम मे वी गो टू द फिगर्स। सो उसमें पहले 1,60,000 था, आज 2,20,000 हो चुका है। सो 2,20,000 में से 50,000 मंच मंच का है। तो 50,000 कौन सा, यहाँ से पिक कर रहे हो? हाँ, उन्होंने कहाँ से? बताया ना, रिफ्लेक्टेड 31 दिसंबर 2008 रिफ्लेक्टेड रेवेन्यू 50 ठीक है। मिलियन ठीक है। तो मतलब सिंगल का ही इतना ज्यादा है जी। ठीक है। लेकिन ये हमारा जो ग्रोस प्रॉफिट है वो कम आया हुआ है जी, करंट ईयर का जी। रेवेन्यू ज्यादा होने के कारण ग्रॉस प्रॉफिट कम आया है। ठीक है। नहीं, और कुछ वर्डिंग वैसे मैं सुधारूंगी, पर ठीक है, आपने पॉइंट्स ढूंढे, आगे बोलो। ऑपरेटिंग एक्सपेंस इसलिए भी ज्यादा आ सकते हैं क्योंकि जो मंच कंपनी है जी वो रिसर्च कर रही है ना जी, अभी मतलब एक्सपेंड करने के लिए जी अपने बिजनेस को, ऑर्गेनिक को जी। तो उन्होंने कहा हम्म। जो उनका रिसर्च का सारा खर्चा है जी वो सब उन्होंने मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में उसमें डाला सेल्स हुआ पे है। इंक्लूड किया। ठीक है। हाँ, ये तो पॉइंट इस ठीक बोला है। मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम आया हुआ है जी। ठीक है। आगे। ये मतलब इक्विटी स्टेटमेंट एक बार दिखाना जी, मतलब कितनी अमाउंट दी हुई है इन्होंने। हम रिवैल्यूएशन रिजर्व भी एग्जिस्ट कर रहा है कंसोलिडेटेड में, तो कुछ तो एंट्री सॉरी एडजस्टमेंट होगी मैम नीचे रिलेटेड टू रिवैल्यूएशन। देख लो।
All other categories of property, plant and equipment using cost model. जो मैम हमारा रिवैल्यूएशन आया हुआ है जी करंट ईयर में ज्यादा जी, मतलब 2007 में तो हमारा रिवैल्यूएशन है ही नहीं जी। इससे ये भी पॉइंट हम लिख सकते हैं जी कि जो मंच कंपनी है जी, जब वो कंसोलिडेट हुए हैं जी, तब उन्होंने अपनी जो ये मतलब ये थी जी नॉन करंट एसिड, वो फेयर वैल्यू पे दिखाए हैं जी, इस वजह से उनका रिवैल्यूएशन आ गया। लेकिन जो मतलब हमारी पेरेंट कंपनी है जी, उन्होंने सिर्फ कॉस्ट मॉडल पे ही दिखाए हुए हैं जी, तो उन्होंने डिवैल्यू नहीं किए हुए जी। ठीक है, श्रुति बोल एंड सकते हो मैम आप, इन लोगों ऐसा ने नहीं है कि मैंने बोल दिया उस टाइम। सो इफ यू वांट टू ऐड एनी पॉइंट्स यू कैन। यस मैम। अनन्या यू आल्सो। हम इसमें ये पॉइंट भी लिख सकते हैं, मतलब अगर इन नोट्स से अलावा जी, जैसे हमारा जो करंट ईयर है जी, उसका जो मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड है जी, वो भले ही ज्यादा है जी, लेकिन जो हमारा प्रॉफिट है वो कम है जी। तो इस वजह भले ही से ज्यादा नहीं, हाँ इस पे आपने पॉइंट बोलना है, बोलिए। राइट। तो इस वजह से भी कि हमारी कम आई हुई है, भले ही मतलब हमारी कैपिटल क्या कम एम्प्लॉयड आई है? ज्यादा है। क्या कम आया है? रोज मैम यस। एक्चुअली बोरोइंग्स बढ़ चुके हैं पांच यस। हजार से। यस, तो मेरी ये पॉइंट बोलना है। सही कैपिटल बोल रहे एम्प्लॉयड हो। बढ़ जाएगा ना। यस, तो कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ रहा है, तो रोज का कारण यही है। कि प्रॉफिट कम है जी बट करंट ईयर यस। में। यस। थोड़ा बहुत तो इंटरप्रेट करना आ ही गया जी। मैम अच्छी आप बात। थर्ड पॉइंट लिख लेंगे जो लिखा वो एडजस्टमेंट का एक बार। या श्योर। मैम हाँ जी। मैम इन लोगों ने एक पॉइंट ये भी कहा है कि बट इट प्लान्स टू एक्सपांड इन द प्रोडक्ट रेंज, तो मतलब ये लोग मतलब एक्सपांशन करना चाह रहे हैं, उसकी वजह से ओके। भी मैम हम लोगों का ये मार्जिन जीपी मार्जिन शायद से कम हो रहा है। एक्सपैंड करना चाह रहे हैं, अभी तक बोला नहीं है। बट हाँ ठीक है कि रहने दो। हाँ ये कह सकते हो कि अब जब आप सबको एक्सपैंड करोगे तो उससे बढ़ भी तो जा सकता है। अभी तक एक्सपैंड नहीं हुआ ना। अगर आप उस पॉइंट को ऐड करना चाहते हो तो हाँ हो यस सकता है मैम। कि फ्यूचर में हो सकता है बढ़ जाए। ओनली रिसर्च डेवलप नहीं हुआ है ना जी। अगर इंफॉर्मेशन होती ना न्यू प्रोडक्ट वो है तो उसमें पक्का वो अच्छे से आ जाता। ठीक है, तो यही सब बस पॉइंट्स आपने कवर अप करने हैं बेसिकली, एंड उसको थोड़ा सा प्रोफेशनल लैंग्वेज में लिखना है। ट्राई टू राइट इट डाउन एंड like try to send it to me. And Ananya,
लाइक हो रहा है? यू आर मैम साइलेंट टुडे? यस मान, क्या कहते हैं मुस्कान? मैम बस आप ना ये एक चीज बता दो जी कि जैसे हमने ये प्रीमो इसमें मतलब टाइप कर लिया जी, तो हम्म। शेयर कैसे फिर इसमें से ही? मुझे कैसे शेयर करोगे? हाँ जी। ओके, लेट